हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव रोग, उनके लक्षण और बचाव। तो हम देखेंगे कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, किस कारण से वो रोग होते हैं और उनके बचाव क्या हैं, उनके जो भी इलाज हैं वो क्या हैं। देखिए, तो मानव रोग को समझते हैं कि मानव रोग आखिर है क्या। तो देखिए, शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताएं, यही क्या होती हैं, रोग या बीमारी कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वो रोग कारक या पैथाजन कहलाते हैं। देखिए, जो रोग है इसको कहते हैं डिसईज, मतलब कि अगर हमारा शरीर इजी में नहीं है, इजी महसूस नहीं कर रहा, तो उसे हम कहेंगे डिजीज। तो डिजीज या रोग में व्यक्ति की शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो वो किसी भी तरह की डिजीज हो सकती हैं और उनके जो कारक हैं, रोग के कारक, वो कोई सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, कुछ पदार्थ हो सकते हैं, या फिर मनुष्य की स्वयं की थिंग्स भी व्यक्ति को बीमार करती हैं। वैसे अगर हम बात करें कि एक उस तरह सोच की, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो माइंड मेकिंग होती हैं, दिमाग से लोग क्रिएट कर लेते हैं उनको, वास्तव में वो नहीं होती हैं। और कुछ बीमारियां तो बाहर से हमें सूक्ष्म जीवाणु हैं या कुछ पदार्थ हैं उससे होती हैं। देखिए, रोग का उपचार क्या था कि शुरुआती लोगों को ये पता नहीं था कि आखिर रोग हैं क्या, रोग होते कैसे हैं और इनका उपचार क्या है। तो सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या किया कि औषधि का प्रयोग, सबसे पहले दवाओं का प्रयोग रोगों के उपचार के लिए किया। इसलिए उन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए, रोग का कीटाणु सिद्धांत क्या है। तो जो भी देखिए रोग होते हैं, तो पहले लोगों को ये पता नहीं था कि जो रोग हो रहे हैं वो किसी सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु से हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम एक रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये प्रमाणित किया कि रोग जो हैं वो जीवाणु से होते हैं या सूक्ष्म जीवों से होते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक जो पशु था, पशु में एक एंथ्रेक्स रोग हो गया था। तो उन्होंने ये बताया था सर्वप्रथम कि जो एंथ्रेक्स रोग है वो एंथ्रेक्स नामक उसको एक जीवाणु है जिससे वो जो पशु है वो बीमार हुआ है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट कोच ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, रोग का कीटाणु सिद्धांत। देखिए, जो मानव रोग हैं इनको हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। इसमें से पहला जो वर्ग है वो है जन्मजात का, मतलब ऐसे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, अनुवांशिकी प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग में जो शिशु है, जब वो माँ के गर्भ में ही होता है तभी उसमें वो बीमारी होती है, और इसके बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो बीमारी उसके साथ बनी रहती है। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसमें से जो भ्रूण है उसमें उसके गुणसूत्रों में असमानता हो सकती है। इसके साथ साथ में जैसे देखिए हीमोफीलिया है, हृदय के कुछ विकार हैं, और वर्णांधता है ना, वर्णांधता। और तो ये सारे जो रोग हैं वो कैसे हैं, जन्मजात रोग हैं। इसके साथ कुछ रोग उपार्जित हो सकते हैं। उपार्जित का मतलब कि बाहर से प्राप्त हो सकते हैं। तो बाहर से कोई भी जीवाणु अटैक कर सकता है, विषाणु अटैक कर सकता है, तो इस कारण वो रोग हो सकते हैं। तो उपार्जित जो रोग हैं, उपार्जित रोगों को यहाँ पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं संक्रामक, एक होते हैं असंक्रामक। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं। अगर एक व्यक्ति को है तो वो दूसरे को भी क्या होगा, फैल जाएगा, संक्रामक रोग होगा। जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, जुखाम ही है ना, इबोला है, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो अन्य तरह के खतरनाक खतरनाक रोग होते हैं, वो सारे क्या होते हैं कि संक्रामक रोग होते हैं। और असंक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से जल्दी फैलते नहीं हैं, वो होते हैं असंक्रामक रोग। तो यहाँ पर देखिए, जो संक्रामक रोग हैं इसमें से जीवाणु से संबंधित रोग हो सकते हैं, विषाणु से, प्रोटोजोआ, कवक, इनसे संबंधित बहुत सारे रोग हो सकते हैं।
हालांकि अभी इसी वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण रोग हैं उनको देखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमने देखिए जीवाणु से संबंधित जो रोग हैं, विषाणु से संबंधित, प्रोटोजोआ और कवक, इनसे जो भी संबंधित रोग हैं इनके लिए हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं। उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसमें मैंने क्या किया है कि जैसे जो भी जीवाणु के रोग हैं तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, और उस ट्रिक से आप, जैसे मैंने जीवाणु के लिए जो ट्रिक बनाई थी उसमें बनाया था पंडित का टिक न्यू है। इसमें पा का मतलब प्लेग था, है ना, डी का मतलब डिप्थीरिया था। तो एग्जामों में क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला है, या फिर कोई एक रोग दे देगा और उसमें से पूछेगा कि ये जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन चूंकि पूछे जाते हैं तो एक साथ आप इनको उस तरह याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने उन वीडियोस में उसको बना रखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा फ्रेंड्स नीचे, वो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आप ट्रिक याद करेंगे उसकी, वो सारा याद हो जाएगा, और उसके साथ साथ में उनके बचाव के उपाय और होने के कारण और बहुत सारी चीज़ें फिलहाल उसमें दी गई हैं। तो चलिए, संक्रामक जो भी रोग हैं उनमें से कुछ रोगों को हम यहाँ देखिए देख रहे हैं कि कुछ रोग जो है उसमें से मलेरिया देखिए। तो जो देखिए मलेरिया नामक रोग है ये प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, इससे होता है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे नहीं पहुंचता है। उसके पहुंचने का एक जो मुख्य कारण होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को अपने साथ लेके उड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को ये मलेरिया हो गया, तो वो व्यक्ति को मलेरिया अगर हो गया और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर आएगा और ये ब्लड चूसेगा अगर उसका। देखिए मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है ये मादा मच्छर है, और मादा मच्छर ही ब्लड चूसते हैं, लेकिन नर मच्छर ब्लड नहीं चूसते हैं। क्यों? क्योंकि जनन के लिए, प्रजनन के लिए मादा मच्छरों को इसकी आवश्यकता होती है, और जो नर मच्छर होते हैं वो सामान्यतः ब्लड नहीं चूसते हैं। वो पौधों के जो रस पत्तियां हैं उनको वो ग्रहण करते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो ये जो मलेरिया है इसके जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, इसके वाहक का काम मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है। इसकी जानकारी, इस मलेरिया की जानकारी सर्वप्रथम एक रोनाल्ड रास वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी, और इसके लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी फ्रेंड्स मिला था। देखिए मलेरिया की दवा जो पुराने समय में हम यूज करते थे वो करते थे कुनैन। ठीक है, तो कुनैन वृक्षों की छाल से निकाल के कुनैन बनाई जाती थी, तब हम उसका वहां पे प्रयोग करते थे। अब देखिए ये जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है ये क्या करता है कि हमारे शरीर का जो लीवर है और प्लीहा है, इन अंगों को वो प्रभावित करता है, और इसके साथ साथ में लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं हमारे ब्लड में, इनको वो बहुत तेजी से नष्ट करता है। और जब भी मलेरिया होता है तो व्यक्ति को ठंड लगती है, काफ़ी तेज बुखार हो जाता है। तो इस प्रकार के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर जो रोग है वो है देखिए डेंगू। तो डेंगू जो रोग है ये डेंगू नामक मच्छर से, डेंगू नामक जो वायरस है ये इससे होता है, और इसके लिए जो मच्छर है कारक एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वो है एडीज एजिप्टी। तो डेंगू वायरस जो है, ये डेंगू वायरस एडीज एजिप्टी मच्छर इसको लेके उड़ता है और एक रोगी से दूसरे रोगी तक वो पहुंचा देता है। डेंगू वायरस का सबसे खतरनाक जो पहलू है वो ये है कि जब भी ये किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके शरीर में, रुधिर में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उनको वो बहुत ही संख्या में कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर रक्तस्राव होने लगता है। ये प्लेटलेट्स देखिए, जो हमारे ब्लड है उसमें से लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और ये प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो ये प्लेटलेट्स जब वो खत्म कर देता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और ये एडीज एजिप्टी जो मच्छर है वो इसका वाहक होता है, उसी के द्वारा ये विषाणु एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। पीत ज्वर, पीत ज्वर जो होता है ये भी एक वायरस जनित बीमारी है फ्रेंड्स, और ये भी एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है इसके द्वारा वाहक का काम इसमें से किया जाता है। चिकनगुनिया देखिए, चिकनगुनिया वायरस से होता है, और इसका वाहक भी कौन सा है? एडीज एजिप्टी। तो एडीज एजिप्टी मच्छर, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, तो इन सब वायरसों का क्या है, और डेंगू, इन सब का एक जगह से दूसरी जगह
ले जाने का काम करता है। चिकनगुनिया का एक जो हमें इफेक्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है त्वचा पे। तो त्वचा पे क्या होता है कि लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और जोड़ों पे बहुत दर्द होता है फ्रेंड्स। जो भी जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, जैसे घुटने हो गए, कोहनियाँ हो गई, इधर पे काफ़ी ज़्यादा मरीज को दर्द होता है। अगला बुखार है जापानी एंसेफेलाइटिस। ये भी विषाणु से फैलता है और चूंकि ये जो बुखार है ये जापान में सर्वप्रथम खोजा गया था, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कौन सा, ये जापानी एंसेफेलाइटिस। इसके लिए एक जो मच्छर कारक है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, वो है क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर वो क्या करता है कि इस के वायरस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। इसके साथ साथ में जो सुअर हैं उनके माध्यम से ये भी ये जो रोग है वो फैलता है। देखिए जापानी बुखार का या जापानी इंसेफेलाइटिस, इसको दोनों चीज़ कहते हैं, जापानी बुखार या जापानी इंसेफेलाइटिस। तो इसका जो मच्छर है ये क्यूलेक्स मच्छर, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पनपता है, ये पनपता है जहाँ पर उसके धान के खेत होते हैं, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पनपता है। तो इस प्रकार से ये जापानी इंसेफेलाइटिस रोग है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर स्वाइन फ्लू। देखिए स्वाइन फ्लू जो है और बर्ड फ्लू, दो नाम आपने सुने होंगे। तो जो स्वाइन फ्लू है वो होता है H1N1 विषाणु से, लेकिन अगर हम यहीं पे कह दें बर्ड फ्लू तो वो होता है H5N1। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं अधिकांशतः कि जैसे स्वाइन फ्लू है तो स्वाइन फ्लू किससे फैलता है, H1N1 से, लेकिन बर्ड फ्लू H5N1 से फैलता है। और जब स्वाइन फ्लू किसी को हो जाता है तो देखिए उसके जो रोग के सिम्टम्स होते हैं उसमें से तेजी से उसको बुखार आ जाएगा, इसके बाद उसको उल्टियाँ होने लगेंगी, है ना, दस्त होगा और शरीर में बहुत दर्द भी होगा, खांसी आएगी, ये सारे इसके सिम्टम्स होंगे। इसके इलाज के लिए ओसेल्टा मिविर नामक औषधि प्रयोग की जाती है। तो ओसेल्टा जो मिविर नामक औषधि है वो स्वाइन फ्लू में प्रयोग की जाती है। तो ये हम सब देख रहे थे कौन से, जो संक्रमण हो सकता है, मच्छर के द्वारा हो सकता है या किसी अन्य माध्यम से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं असंक्रमित वाले, मतलब कि ऐसे रोग जो एक जगह से दूसरे जगह मतलब एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में साधारण से फैलते नहीं हैं, संक्रमित नहीं होते हैं। इसमें से अधिकांशतः जन्मजात रोग हैं और जो अनुवांशिक रोग हैं, अनुवांशिक का मतलब ही जन्मजात हुआ कि जो माता पिता से बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो सारे रोग होंगे। और इसके साथ साथ में इसमें जैसे हृदय रोग हो गया, एलर्जी है, कैंसर है, ये सारे रोग इसमें से होते हैं। तो इसमें से कुछ रोग इस तरह से अलग अलग तरह से बांटे गए हैं, जिसमें से जैसे पहला है हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग जो होते हैं उनमें से किसी पदार्थ की हीनता या कमी के कारण होते हैं। अगर शरीर में किसी पदार्थ की कमी हो जाती है तो उन्हें हम कहते हैं हीनताजन्य रोग। अब देखिए असंक्रामण और हीनताजन्य, तो हीनताजन्य के अंतर्गत भी कई सारे रोग आएंगे, उन रोगों को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है एक हमारे पास जो रोग है वो है मैरेस्मस। ये मैरेस्मस नामक जो रोग है ये होता है प्रोटीन की कमी से। मतलब ये कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो वहाँ पर मैरेस्मस नामक बीमारी हो जाएगी। बच्चों को ये बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर बच्चों को प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में भोजन में नहीं मिल पाती है तो उनके जो ऊतक होते हैं वो क्या क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। क्योंकि देखिए प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करना। लेकिन जब प्रोटीन कम मिलेगी तो मांसपेशियों का निर्माण नहीं होगा, ऊतकों का निर्माण नहीं होगा, तो उस केस में बच्चे क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे और उनकी त्वचा में फ्रेंड्स झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं, आंखें अंदर को धंस जाती हैं। तो ये मैरेस्मस जो रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। एक और रोग है फ्रेंड्स क्वासिओरकर, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो क्वासिओरकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण ये भी होता है। और रोगी के रक्त में प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसका रक्त है और प्लाज्मा है उसमें होता है, तो उसमें रक्त जब ये प्रोटीन की कमी हो जाती है तब व्यक्ति को ये क्वासिओरकर रोग हो जाता है। इसमें से देखिए क्या होता है, इसके सिम्टम्स कि पेट और फूल जाता है, व्यक्ति का पैर फूल जाते हैं, है ना, तथा जो चमड़ी होती है बाहर की वो पपड़ी युक्त हो जाती है, पपड़ी पपड़ी हो जाती है और यकृत का भी इसमें से क्षय होता है। इसके बाद
अगला है यहाँ पर हृदय संबंधी रोग। अभी तो हमने हीनता जन्य रोग देखे, असंक्रामक में हीनता जन्य, अब देख रहे हैं हृदय संबंधी। तो हृदय संबंधी रोग कौन से हैं, देखिए एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस, ये जो रोग है ये हृदय संबंधी रोग है। इसमें क्या होता है कि हृदय में जो धमनियां होती हैं, तो उनमें धमनियों के जो अंदर की जो दीवार होती है उनमें से कोलेस्ट्रॉल जो है वो अधिक मात्रा में जम जाता है। जैसे मान लीजिए एक धमनी है, ठीक है, अब यहाँ से ब्लड पंप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो गया, तब ये क्या होगा कि ये ब्लड यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन का जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो चाहिए ब्लड पर्याप्त मात्रा में वो आपूर्ति नहीं हो पाएगी हृदय की, तो इस रोग को हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। अगला यहाँ पर देखिए दूसरा रोग है हृदय संबंधी रोग जो है वो है हृदय शूल। हृदय शूल जो रोग होता है ये जब कोई व्यक्ति अधिकतर मानसिक टेंशन ले लेता है ना, मानसिक तनाव, या फिर बहुत कठिन परिश्रम कर लेता है या अत्यधिक आहार ले लेता है, तब भी ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो चाहिए हृदय को उतनी पूरी नहीं मिल पाती है, तब वहाँ पर हृदय शूल नामक बीमारी होती है। इसमें से देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि सीने में दर्द होने लगता है और बाईं भुजा में भी दर्द होने लगता है, तो ये होता है हृदय शूल। हृदय घात, आप जानते हैं कि हार्ट अटैक जो होता है वो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को अचानक से हो जाता है, तो इसका जो वैसे कारण होता है वो होता है कि तनाव है, मोटापा है और अधिक वसा युक्त भोजन है। क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि वो जो बेम से ये जो नसें पहुंचती हैं वहाँ पर इनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से जो पर्याप्त मात्रा में चाहिए ब्लड उसको वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हृदयघात हो जाता है। इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वो देखिए सीने में दर्द होता है ना, फिर जी मिचलाता है और बाहों में दर्द होता है, तो ये सब हृदयघात के लक्षण होते हैं। इसके बाद अगला जो इसी हृदय से संबंधित रोग है वो है उच्च तनाव। आप जानते हैं कि जब रुधिर का दाब अधिक हो जाता है तब तनाव होता है, यानी व्यक्ति अगर कोई टेंशन लेता है या किसी परेशानी में होता है तब वहाँ पर ये उच्च तनाव का रोग होता है। इसके साथ साथ में एलर्जी, देखिए एलर्जी अब क्या है, आप जानते हैं कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे किसी को धुएं से एलर्जी है ना, किसी को धूल से एलर्जी है या किसी अन्य चीज़ों से, तो ये हमारे शरीर की संवेदनशीलता पर निर्धारित करता है। और इसमें से जैसे देखिए सिर दर्द है ना, सर्दी है, अस्थमा, कभी कभी नाक बहने लगती है लोगों की, तो ये सारी चीज़ें एलर्जी की होती हैं जो व्यक्ति को समझ में आती हैं। और देखिए एक जो न फैलने वाला असंक्रामक रोग होता है वो होता है कैंसर। कैंसर भी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को नहीं, देखिए कैंसर क्या है, कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। अगर कोई भी बैड कोशिका अगर शरीर में होती है तो वो क्या करती है कि अपना गुणन अनियंत्रित कर लेती है, और अनियंत्रित जब वो वृद्धि कर जाती है तो बहुत सारे पोषण वो शरीर की लेने लगती है, और जो स्वस्थ सही अच्छी कोशिका हैं उनको भोजन नहीं मिल पाता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो ये कैंसर होता है। अब कैंसर में भी देखिए कई तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें से पहला जो कैंसर है वो है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा नाम का जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ होता है, देखिए त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय। अगर यहाँ पर कोई कैंसर हो रहा है तो इसे कहते हैं हम क्या, कार्सिनोमा। इसके बाद लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, यह अस्थि कैंसर है ना, जब किसी हड्डी में कैंसर हो जाता है तो अस्थि मज्जा है, प्लीहा है, जब इधर पे होता है अगर कोई कैंसर तो उसको कहते हैं लिम्फोमा। इसके साथ साथ में एक होता है ल्यूकेमिया। अधिकांशतः फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया क्या है, तो देखिए जो ब्लड है, ब्लड में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC पाई जाते हैं उनकी संख्या का अनियंत्रित बढ़ जाना, अत्यधिक बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ अनुवांशिक विकार होते हैं। अनुवांशिक विकार आप जानते हैं कि जो जन्मजात ही होते हैं और ये जो बच्चे को है वो जन्म से ही मिलते हैं, तो इनको देखिए दो तरह से बांटा गया है। इसमें से पहला जो विकार है उस विकार को हम कहते हैं मेंडेलीय विकार। ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण
या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो, उन्हें हम कहते हैं कौन सा, मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार में जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया और कीटोन ये इसमें से आते हैं। हीमोफीलिया को समझते हैं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है कि इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है, और इसमें से क्या होता है कि इससे संबंधित जो प्रोटीन होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसमें ये जो रोग है, इसकी जो वाहक हैं वो सामान्यतः महिलाएं होती हैं, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं किसमें, पुरुषों में। हीमोफीलिया को फ्रेंड्स रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन की महारानी को। ब्रिटेन की महारानी को हीमोफीलिया सबसे पहले हुआ था, फिर इसके बाद ये अन्य लोगों को फैला। और इसकी जो वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, लेकिन इसमें जो सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, वो किसमें, पुरुषों में दिखाई देते हैं। अगला यहाँ पे जो रोग है, अनुवांशिक रोग, वो है फेनिल कीटोन्यूरिया। फीनिल कीटोन्यूरिया ये क्या है? इसमें से एक फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अम्लों में बदलने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है। इसके कारण ये जो हमारे इधर ब्लड में जो होता है फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल जो होता है, ये इकट्ठा हो जाता है ब्लड में, और इसके इकट्ठा हो जाने के कारण व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ जाती है। तो ये एक रोग है जो ऐसा काम करता है। देखिए, दो भागों में हमने बांटा था। अब दूसरा यहाँ पे है क्रोमोसोमीय विकार। तो क्रोमोसोम से संबंधित जो विकार होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमीय विकार कहेंगे। इसमें से क्या होता है, या तो क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी, या उसकी अनुपस्थिति होगी, या फिर उसका असमान विन्यास होगा। जैसे पहला यहाँ पर रोग है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है वो क्या होता है, इसमें से जो ये अनुवांशिक जो विकार है, इसमें से 21वां क्रोमोसोम जो होता है उसकी एक अतिरिक्त प्रति जनरेट हो जाती है। मतलब कि जब भी, जैसे हमें मालूम है कि 46 गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं, तो इसमें से जो 21वां गुणसूत्र होता है जनन के समय, उसकी एक डबल प्रति हो जाती है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि उससे जो बच्चा जो ग्रसित हो जाता है, जब वो पैदा होता है तो उसका क्या होगा, कद उसका छोटा हो जाएगा, उसका सिर भी छोटा रहेगा, उसका मुंह थोड़ा सा आंशिक खुला रहेगा, और वो मानसिक विकार, वो पागल जैसा हमें नज़र आता है। तो ये जो विकार होता है ये डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि 21वां जो क्रोमोसोम है उसकी एक प्रति डबल हो जाने के कारण होता है। एक इसी प्रकार से क्रोमोसोम से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी होती है ये महिलाओं को होती है, और इसमें से महिलाओं में यदि एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाए तो इसे कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी से जो महिला ग्रसित होती है, उस महिला में जो जनन की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी महिला को हम कहते हैं बांझ महिला, मतलब कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, और उनका जो गर्भाशय होता है या अंडाणु उसमें से विकसित नहीं होते हैं, और प्रॉपर वो जनन नहीं कर सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने देखे रोग जो भी देखे, और जो रोग बचे हैं वो सारे रोग आपको, वो जो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके ट्रिक के साथ वो वीडियो बनाए थे, तो उनको आप देख लीजिएगा। तो रोग से संबंधित सारे जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर रोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप, मेरा विश्वास है कि आप पक्का उसको हल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।